हेलो एवरीवन, आज 28 अक्टूबर 2025 है और जो भी न्यूज इवेंट्स चर्चा में रहे हैं उन्हें हम यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। सारे 10 एमसीक्यू करंट अफेयर के देखते हैं, 10 टॉपिक कवर करते हैं, उसका पूरा डेप्थ एनालिसिस करते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो 2 एमसीक्यू तक आप जरूर देखना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या न्यूज में था। जैसे एपेक के बारे में देखें, यहाँ पे एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट बनाए गए हैं, उनको लेके ओलो ट्राइब न्यूज में थी। इस तरह से आईएनसी सीएमएस कुछ सेटेलाइट वो न्यूज में थे, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? एपेक के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए, एपेक का एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का अभी हाल में क्या हो रहा है, समिट होने वाला है, ठीक है ना। अब उस समिट को कब होने वाला है? तो एपेक का जो समिट है 30 अक्टूबर को होने वाला है। अब एपेक के बारे में अगर आपको पता होगा तो एपेक में चाइना भी है, रसिया भी है, तो एशिया पैसिफिक रीजन जो भी कंट्रीज हैं, भारत नहीं है इसका पार्ट। तो ये जो पहली बार ऐसा होगा काफ़ी टाइम बाद कि जो सी जिनपिंग है और जो ट्रम्प है यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है, उसको लेके यहाँ पे न्यूज़ में था एपेक, ठीक है। स्टेटमेंट पहले देख लीजिए, एपेक फंक्शन थ्रू द लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट फॉर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो एपेक आर्थिक एकीकरण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्ध बताऊं, मतलब लीगली बाइंडिंग ट्रीटी के रूप में काम करता है। अब पहले आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट कर लीजिए, क्या पता गलत है सही है ना, आपको ये हेल्प करेगा। एपेक दूसरा स्टेटमेंट है कि एपेक इट्स मेंबर एज ए इकोनॉमीज इंस्टेड ऑफ कंट्रीज। तो एपेक के जो सदस्य हैं उनको इकोनॉमीज बोला जाता है। चलिए ठीक है, तो अच्छी बात है, इंडियन कंट्री ना बोल के इंडिया इकोनॉमी बोल दिया गया है, तो ये बात यहाँ पे सही, इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंस उसको यहाँ पे बढ़ा रहा है। जनरल स्टेटमेंट है, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इट्स सेक्रेटरीट लोकेटेड इन सिंगापुर। इसका जो सेक्रेटरीट कहाँ पे है? सिंगापुर में लोकेटेड है। अब इसका स्टेटमेंट आपको पता है नहीं पता, ये आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, एपेक के बारे में आपको बता देता हूँ। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका गठन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। पर्पज ये था एशिया रीजन में इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाना, बैलेंस को बनाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना, इनोवेशन को बढ़ाना, ट्रेड को बढ़ाना। तो ये यहाँ पे काम करता था, जो नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट के माध्यम से काम करता था, ठीक है, मतलब अपनी इच्छा पर यहाँ पे निर्भर होता है। अब यहाँ पे 21 सदस्य देश इसके इंपॉर्टेंट है। अब बहुत बड़े बड़े देश इसके हैं। अब अगर आप देखो इनको तो भारत को छोड़ दो, अगर आप बड़ी इकोनॉमी जो हैं, जापान है, रसिया है, चाइना है या यूएस है, ये सारे देश हैं यहाँ पे, और टोटल 21 मेंबर है, और ये लगभग 60% ऑफ टोटल जीडीपी का अपने आप में वैल्यू रखते हैं ये चीज़ें यहाँ पे, और लगभग 3 बिलियन के आसपास जो पीपल हैं, लोग भी यहाँ पे रहते हैं। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाती है, आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो मेंबर अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, हांगकांग, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, तो जो भी आपको एशिया पैसिफिक रीजन देश दिखते हैं वो लगभग सभी इसमें मेंबर है, ठीक है। तो कभी आए तो कोई अफ्रीकन कंट्री इंडिया दिया हो तो आप वहाँ से हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3 ओनली, मतलब 20 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पे इसके बारे में इस एमसीक्यू में देख लिया। 2025 में साउथ कोरिया यहाँ पे होस्ट कर रहा है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हेल्ड हो रहा है? साउथ कोरिया में हेल्ड हो रहा है, और ट्रम्प भी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। दूसरे एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। आईएनएस माहे, इंडियाज फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर। तो ये क्या है जो पहली बार भारत ने ऐसा क्या अचीव कर लिया, ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी हो जाता है। बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, देखिए आपको पता होना चाहिए क्या है। समुद्र की सुरक्षा करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे समुद्र में मान के चलिए कि सीमा में हमारी वाटर लगभग 7,000-8,000 किलोमीटर के आसपास जो हमारा जो एक क्या कोस्टल एरिया है, अब उसमें उसको हमें जो कोई युद्धपोत आ रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है जो भारत की सीमा को हैम्पर कर सकती है, बाउंड्री को, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना, खत्म करना, ट्रैक करना, ये पर्पज होता है। अब इस वजह से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे अगर आपने सुना होगा कि वॉरशिप्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे वॉरशिप्स होते हैं, ठीक है ना। आईएनएस अरिहंत के बारे में सुना होगा। तो इस तरह के वॉरशिप बनाए जाते हैं। फिर इसके अलावा टॉर्पीडो बनाए जाते हैं, जो माइंस की तरह बिछा दिए जाते हैं समुद्र में। जैसे ही कोई सबमरीन इसमें टच करती है, ब्लास्ट हो जाती है। तीसरा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके अलावा अगर सोनार सिस्टम बनाया जाता है, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अभी क्या हो रहा है, भारत जो शैलो वाटर है, तट एरिया है, वहाँ पर कोई भी ऐसी दिखता ऑब्जेक्ट उसको नष्ट करने के लिए प्रोजेक्ट बना रहा है, एसडब्ल्यूसी कहा जाता है। अब इसको 2 डॉकयार्ड लिमिटेड यहाँ पे बना रही है। एक तो कोचीन जो शिपयार्ड लिमिटेड यहाँ पे इसको बना रही है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा एक और डॉकयार्ड लिमिटेड है, मुझे एक्चुअली भी उसका नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ जैसे याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो 2 शिपयार्ड लिमिटेड में यहाँ पे इसको क्या कर रही हैं, बना रही हैं इस प्रोजेक्ट को, ठीक। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और दूसरा भी एक्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। तो तीसरा जो दूसरे स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो इट यूज एज ए डीजल इंजन वाटर जेट प्रोपल्सन सिस्टम फॉर बेटर मैन्युवेलेबिलिटीज़। तो अगर हम देखें तो दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि यह डीजल इंजन का यूज कर सकते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे स्टेटमेंट सही हो। इससे मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स ने इसको बनाया है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। ये बात एकदम यहाँ पे इनकरेक्ट है, इससे मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड ने नहीं बनाया है, तो इससे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है, ठीक। अब ये न्यूज में था, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। आगे अगर हम देखें तो
स्टेटमेंट कौन सही हो जाता है, इसे अगर आप हटा दे तो 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कोचिंग शिपयार्ड लेटर में इसको बनाया है, ठीक है ना, यही मैंने आपको बताया है आई थिंक। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ओलो ट्राइब यहाँ पे न्यूज में थी। ओलो ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार के रीजन में पाई जाती है। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट का मैप देख रखा हो तो इस रीजन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आर्मी जो हमारे डिफेंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पे काम किया, तो ओलो ट्राइब न्यूज में आ गई। ओलो ट्राइब के बारे में कहा जाता है कि ओलो ट्राइब प्राइमरली इनहेबिटेड करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, पार्ट ऑफ म्यांमार, तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के कुछ हिस्से में ये रहती है। दूसरा, द ट्राइब फॉलो मैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर विद फीमेल इनहेरिटेंट राइट। फीमेल इनहेरिटेंस जो राइट होते हैं, उत्तराधिकार होते हैं, इसमें आगे आने वाली पीढ़ी में लड़कियों को मिलते हैं, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तीसरा, यहाँ पे चेहरे पर टैटू लगाते हैं, तो जनरल स्टेटमेंट पहला और तीसरा लगने पहला, तीसरे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, मैट्रियार्कल नहीं बल्कि पैट्रियार्कल नॉर्म्स को फॉलो करती है। दूसरा ऑप्शन हटा दो, आपको 1 3 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में, आईएनसी के बारे में। अब आईएनसी के बारे में क्या है मामला, अगर आप देखें तो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी। इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन कमेटी किस चीज़ को लेकर, प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेके। आपको पता है प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेके दुनिया बहुत काम कर रही है, ठीक है ना, भारत में भी अगर आप देखेंगे या विश्व में बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ये सब काम की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो यूनेप अगर हम बात करें, यूनेप एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये ऐसी संस्था जिसको 1972 में बनाया गया था। पर्पज ये था कि पर्यावरण को बेहतर करना, ठीक है ना। अब स्टॉक अगर हम देखें तो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था 1972 में, उसी में इसको यूनेप को बनाया गया था। अब यूनेप एकमात्र एक एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर केन्या या अफ्रीका में है, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, अब यूनेप के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आपने कन्वेंशन सुने होंगे, चाहे क्लाइमेट चेंज को लेकर UNFCCC क्योटो प्रोटोकॉल हो, पेरिस कन्वेंशन हो, फिर चाहे ओजोन को लेकर आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, फिर चाहे बायोडाइवर्सिटी को लेकर नगोया काटा जेना प्रोटोकॉल हो, डिजर्टिफिकेशन को लेकर हो, या मिनीमाता बेसल कन्वेंशन हो केमिकल के लिए, उन सभी में यूनेप क्या करता है, इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी करता है यूएन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इमिशन गैप रिपोर्ट यहाँ पे जारी करता है कौन, यूनेप जारी करता है। इसके अलावा एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट यहाँ पे कौन जारी करता है, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट यहाँ पे यूनेप जारी करता है। इसके अलावा प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट भी यहाँ पे आप कौन जारी करेगा, यूनेप जारी करते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। क्लीन सी कैंपेन भी किसका है, यूनेप का, क्लीन सी कैंपेन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इसके बारे में इंपॉर्टेंट थी, वो हमने यहाँ पे देख लिया। भारत इसका मेंबर भी है। अब अगर आप देखो तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लास्टिक को लेकर कई बार समिट्स हुए। रिसेंटली अगर आप देखें तो 5th समिट हुआ, कहाँ पे, बुसान में हुआ है। तो जो आईएनसी को जो समिट हुआ प्लास्टिक को कर्व करने के लिए, बुसान में हुआ 5th समिट। तो कहाँ पे, बुसान साउथ कोरिया में है। तो यहाँ पे न्यूज़ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी बनाई जाएगी जो प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर एक बाध्य या बाइंडिंग ट्रीटी के रूप में यहाँ पे सलाह देगी, ठीक। तो द आईएनसी प्रोसेस बिगन 2022 इस प्लान टू कंक्लूड 2024। तो आईएनसी जो प्रोसेस है 2022 में शुरू हुई थी, प्लान किया है कंक्लूड करने के 2024 में से कंक्लूड करने के लिए, समाप्त करने की योजना है। और ये वार्ता फ्रांस में हुई। तो फ्रांस में आईएनसी फर्स्ट की वार्ता हुई थी। तो देखिए यह जो आईएनसी फर्स्ट है ना, वो कहाँ पे हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे कहाँ पे, साउथ अमेरिकन कंट्री, जिसकी कैपिटल असुनसियान है। तो वहाँ पे 2022 में हुआ था। दूसरा पेरिस या फ्रांस में होता है, फिर नैरोबी में होता है। और ये 5th जो आईएनसी आपको कहाँ पे देखने को मिला है, बुसान साउथ कोरिया में देखने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। CMS-03 को लेके तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट अभी एक लॉन्च किया गया है, जिससे 7R जिससे बोला जाता है। तो किस कहाँ पे लॉन्च किया, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे लॉन्च किया गया। अगर आपने अर्थ देख रखी होगी, तो आपने ये भी देख रखा होगा कि जो पोलर जो ऑर्बिट उसका ये होता है, ठीक है ना, ये पोलर ऑर्बिट हो गया। फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट उसका ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना, क्या हो गया, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट आपको कैसे देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी देखने को मिलेगा, जो 36,000 किलोमीटर में स्थित है, जहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। और इनका वेट अगर आप देखो ना, तो लगभग जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं भारी होते हैं, 3,000-4,000 किलोग्राम के होते हैं। इसलिए भारत से नहीं बल्कि अगर आप देखो तो फ्रेंच गुयाना से इसको ज़्यादा तो इनकी लॉन्चिंग होती है। तो इट विल लॉन्च इनटू द गैस जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। इट इज़ लो वेट सैटेलाइट। देखिए मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन सैटेलाइट ज़्यादा वेट के होते हैं, और ये सैटेलाइट भी 44 किलोग्राम का है, ठीक है ना। तो जो इंडियन आर्मी है, इसके अलावा जो भारत में कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, 5 नहीं 6, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में यहाँ पे है कि व्हाइट चीक्ड पैट्रिज के बारे में है कि हाल में जो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, देहिंग पटकाई कहाँ नेशनल पार्क है, असम में है। तो असम में जो नेशनल पार्क है उसमें जो एक तीतर है, सफ़ेद गाल वाले तीतर, उसको सुरक्षित रखा गया, उसको कंजर्व किया गया है, जिसका IUCN स्टेटस आपको देखने को मिलेगा नियर थ्रेटेंड, ठीक है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है कि द स्पीसीज नॉन माइग्रेटरी फाउंड मेनली नॉर्थ ईस्ट एरिया। तो ये जो तीतर है, जो जिसको क्या बोला जा रहा है, इसको बोले थे व्हाइट चीक्ड पैट्रिज,
तीतर बोला जाए, सफ़ेद गाल वाला तीतर। तो ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाया जाता है, एकदम करेक्ट है। यहाँ पे आयुष एंड रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड में नहीं आता बल्कि नियर थ्रेटन में आता है। तीसरा, इट प्राइमरली थ्रेटन बाई हैबिटेट लॉस एंड प्रेसिफिकेशन। तो प्राइमरली इसका हैबिटेट लॉस की वजह से यहाँ पे खतरा इसको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, ये यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सही हो जाएगा, कौन सा गलत हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3, ठीक है। तो 1 और 3 इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ देखा, 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्रायोडिल के बारे में। यहाँ पे क्रायोडिल क्या है बेसिकली, अगर आप देखें तो जो भैंस की नस्ल उसमें सुधार करने के लिए उनका जो अगर हम बात करें तो उनका सीमन है लंबे समय तक बेहतर रखा जा सके, उसके लिए यहाँ पे क्रायोडिल डेवलप किया है। क्रायोडिल इज एन एग योक डिपेंडेंट सीमन एक्सटेंडेड डेवलप बाय द बफेलोज। क्रायोडिल एग योक डिपेंडेंट सीमन है जिसे भैंसों के लिए विकसित किया गया है। दूसरा, इट इम्प्रूव पोस्ट थॉ स्पर्म मोर्टेलिटी कंपेयर टू कन्वेंशन मेथड्स, या पारंपरिक तरीके की तुलना में पोस्ट थॉ स्पर्म मोर्टेलिटी को बेहतर करते हैं, बात एकदम करेक्ट है। इट डेवलप्ड बाय द निया-एनपी अंडर द आईसीआर, इसे निया-एनपी द्वारा आईसीआर के अंतर्गत विकसित किया गया, यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे जो है एकदम करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा 2, 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे किसने बनाया, आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बनाया है। अभी जो आईसीआर है अगर हम बात करें तो 16 जुलाई की बात है, 16 जुलाई 1929 को, तो रॉयल कमीशन जो ऑन एग्रीकल्चर उस रिपोर्ट ने कहा था कि इस तरह की कमेटी होना चाहिए। तो 1860 जो एक्ट होता है सोसाइटी एक्ट, उसके अंतर्गत एक कमेटी बनाएगी जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च कहा जाता है। पहले से इंपीरियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहा जाता था, बाद में से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली मिलेगा और इसका जो मिनिस्ट्री आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है, जो कहाँ पे कर्नाटक में लोकेटेड है। न्यूज़ यहाँ पे इसलिए थी कि वहाँ पे एक ट्राइब को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है और ट्राइब ने कई सारी शर्तें रख दी हैं। तो जो भीमागढ़ ट्राइब है उस भीमागढ़ सेंचुरी है लोकेटेड कर्नाटका में, करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ ओनली नॉन ब्रीडिंग साइट फॉर रंगटन फ्री टेल बैट। तो रंगटन जो फ्री टेल बैट होती है उसके लिए ओनली क्या है, ये ब्रीडिंग साइट है। दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है, ये भी बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, इट फॉर्म हेड वाटर्स ऑफ रिवर लाइक मालप्रभा एंड महादेव। मालप्रभा महादेव जैसे नदियाँ भी यहाँ पे बहती हैं, ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सही आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3 आपको यहाँ पे एकदम याद रखना। तिलारी है, मालप्रभा, महादेव नदियाँ यहाँ पे निकलती हैं। और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से कनेक्टेड जैसे भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मल्लेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दांदेली है, इसके अलावा नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इसके आसपास लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखेंगे। यहाँ पे जो 9 है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन को लेके है। यहाँ पे जो WFME है एक्रेडिटेशन इनेबल करते हैं इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं यूएस में, अदर कंट्रीज में। तो ये यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे सुविधा प्रदान करते हैं, इससे बेहतर स्वास्थ्य के लिए विश्व को तैयार किया जा सके। 1972 में इस जो संस्थान इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। WFP हेडक्वार्टर फ्रांस, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में, ये भी बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। तो इसे WFP वॉज फाउंड इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2000 में इसको डेवलप किया गया था। तो मैंने आपको बताया कि इसको 1972 में डेवलप किया गया था। अब WHO ने इसे विकसित किया था। WHO के बारे में आपको पता होना चाहिए, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, उसी दिन इसको गठित किया गया था, ठीक है। तो 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे 10, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि द रिपोर्ट किस रिपोर्ट के बारे में है, जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में, जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में है। आपको पता है जेंडर जो गैप होता है, जो महिला विकास सूचकांक होता है, लैंगिक समानता सूचकांक होता है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे जारी करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे पब्लिश करता है, ये बात एकदम आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, वार्षिक पब्लिश करता है। 4 इंडिकेटर होता है। पहला तो ये होता है एजुकेशन अवेलेबिलिटी, उसकी कितनी है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितनी है, दूसरा हो गया, तीसरा एजुकेशन हो गया, तीसरा हो गया इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो गया, तीसरा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना है, और चौथा हो गया हेल्थ। तो 4 इंडिकेटर को ध्यान में यहाँ पे रखा जाता है। और इस बार 146 देशों में देखा कि भारत का रैंक 129 है, थोड़ा बहुत सुधार हुआ भारत का। और यहाँ पे आइसलैंड लगातार अगर देखें तो 10 साल से पहले स्थान पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और लास्ट में 146वां स्थान किसका है, सूडान का यहाँ पे 146वां स्थान है, यह भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या करना चाहता है, रिपोर्ट में जो जेंडर गैप 4, तो ये बात एकदम यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को भी यहाँ पे देखता है। 4 इंडिकेटर इसके, इस भारत के रैंक 129, ये भी बस इसे ILO जारी करता है। ये बात यहाँ पे एकदम इनकरेक्ट हो जाए, ILO नहीं बल्कि कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी यहाँ पे करता है। ILO के बारे में भी दिया गया, तो ये भी आप बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता ही होनी चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में दिया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी स्टैब्लिश किया गया था, तो 1971 के आसपास इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेसिकली फाउंडर इसके क्लास श्वाब, जर्मनी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जेनेवा में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। एक तरह का इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे इंडिकेटर जारी करता है, बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है, जैसे ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स यही जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप
गैप रिपोर्ट यही जारी करता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट यही जारी करता है, ठीक है ना, और फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट भी यही जारी करता है। इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी यही जारी करता है, ठीक है ना। भारत ने दावोस में जो समिट हुआ था, पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया था और इसके बारे में यहाँ पे बात भी हुई थी। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहाँ पे उसको भी ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ डेली के डेली प्राप्त करें। एडिटोरियल आपको मिलता है हिंदी और इंग्लिश में, और आपको सब अच्छा लगता है आप कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।